दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं हर्षवर्धन शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो हम लेंगे बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू द एंड कंप्लीशन इन विच एनवायरमेंट इज कमिंग। तो बायोम्स ऑफ वर्ल्ड आज हम शुरुआत करने वाले हैं। बायोम बेसिकली है क्या? एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया है, large geographical area with similar climatic conditions and उसी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है? एक जैसी हैं और स्पीसीज भी एक जैसा इवॉल्व कर रही हैं। वहां पे इवॉल्व जो कर रही है स्पीसीज वो भी एक ही तरह की ज्यादातर स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। मतलब विद रिस्पेक्ट टू द बायोम वो अडॉप्ट करेंगी और उनकी कुछ वही कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगी जो उसी एरिया में मिला करेंगी उन स्पीसीज की, यानी द स्पीसीज अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द एनवायरमेंट। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स तो कहीं जा नहीं सकते, कहीं माइग्रेट नहीं कर सकते। एनिमल तो चलो ठीक है, आज यहाँ पे कल वहां पे पहुंच गया, लेकिन प्लांट्स क्या है उसी रीजन में उन्हें रहना है। तो जैसा भी क्लाइमेट होगा, जैसा भी वेदर होगा, वो उसी के साथ क्या है ढल जाते हैं। तो किसी भी बायोम की कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए आप क्या करिए, प्लांट को आप स्टडी करिए, और जैसे जैसे आप प्लांट को स्टडी करेंगे तभी आप बायोम को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये प्लांट की बात हो गई। एनिमल की अगर बात करनी है, एनिमल आपने मतलब एनिमल भी डिफरेंट रीजन के डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कैटेगराइजेशन है उसका। बट एनिमल्स जो है माइग्रेट कर सकते हैं, तो हम उनपे स्टडी करके ये नहीं बता सकते किस तरह का ये बायोम होगा। मेजरली जो आपके बायोम्स हैं वो 14 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन कौन सी 14 कैटेगरीज हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं कि ये हमारा क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। क्या है ये? एक कॉन्टिनेंट। इसकी दो बाउंड्रीज हैं, एक हमारे पास क्या है वेस्टर्न मार्जिन, एक हमारे पास है ईस्टर्न मार्जिन ऑफ एनी कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट की इधर क्या है ओशियन है, और इधर भी क्या है ओशियन है। तो हम क्या करते हैं, एक 0 डिग्री की लाइन यहाँ पे खींचते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, और 10 डिग्री हम नॉर्थ चलेंगे, 10 डिग्री साउथ, और इसके 10 डिग्री नॉर्थ में हम जाते हैं, और यहां की क्लाइमेटिक रीजन्स को हम स्टडी करेंगे। देखिए इक्वेटर पे क्या रहता है, जो सनलाइट है वो हमेशा ज्यादातर मतलब ज्यादा सनलाइट यहाँ पे फॉल करेगी, क्योंकि इक्वेटर क्या है बीच में है बिल्कुल अर्थ के। तो इसी वजह से ऐसा लैटिट्यूड होने की वजह से सनलाइट क्या करेंगी, डायरेक्ट सनलाइट रेज यहाँ पे आएंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इस रीजन पे जो सनलाइट रेज है वो परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि ये सन से बहुत ही ज्यादा पास में पड़ता है। ऐसा होता है, ये सन है, जैसे सन के अगर लाइट पे फेंकेगा तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा उसकी लाइट जो है कंसंट्रेटेड रहती है। इधर थोड़ी सी कम रहेगी, इधर थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन परपेंडिकुलर रेज कहाँ जाएंगी, इक्वेटर पे। तो यहाँ का टेम्परेचर रहेगा हाई, और टेम्परेचर हाई रहने की वजह से यहाँ पे रेनफॉल भी पूरी साल होगी। इसी वजह से यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं, डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, इसी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस बायोम का नाम क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर हम इसे और क्या कह सकते हैं, यहां हम इसे कह सकते हैं रेन फॉरेस्ट। ये एक टर्म और की है इसे डिफाइन करने का, इसका एक और टर्म है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में कौन सी विंड्स चलती हैं, ट्रेड विंड्स चलती हैं। यहाँ पे इतना ज्यादा इंसुलेशन होता है, इतनी ज्यादा रेडिएशन पड़ती है सन की, कि यहाँ पे ये जो एरिया है
ये क्या है, पूरे साल थ्रू आउट द ईयर ये रेनफॉल रिसीव करता है मोर देन 200 सेंटीमीटर। एवरेज एनुअल रेनफॉल आपका 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर जाता है। स्पीसीज रिचनेस बहुत होती है यहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा हाई किस बायोम की, ये आपसे पूछा है, तो इसी बायोम की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा हाई रहेगी। स्पीसीज सबसे ज्यादा प्लांट एनिमल की यहीं पे पाई जाएंगी। फिर दूसरी बात है कि क्लाइंबर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो क्लाइंबर्स भी इसी प्लांट में होते हैं। बहुत हाई कैनोपी होती है प्लांट्स की। यहाँ पे क्या होती है, प्लांट्स इस तरह से लंबी लंबी कैनोपी वाले प्लांट्स हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। इनकी हाइट जो होती है ग्राउंड से वो अप टू 150 सेंटीमीटर से भी ऊपर इनकी हाइट होती है। ठीक है। फिर एक वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन या वर्टिकल लेयरिंग ऑफ प्लांट्स भी आप देख सकते हो। इनसे नीचे वाले प्लांट्स भी होते हैं यहाँ पे शरब टाइप के, लेकिन नीचे के लिए यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती। ये जो लैंड है इनकी फॉरेस्ट की, वहां तक सनलाइट का पहुंचना नामुमकिन सा है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े प्लांट रहते हैं कैनोपी। और एक यहाँ पे और चीजें क्या रहती है, क्लाइंबर्स जो बेल वाले प्लांट होते हैं जो इसके ऊपर चढ़ जाते हैं इस तरह से, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लाइंबर्स में कौन कौन से आते हैं, क्लाइंबर्स में कौन कौन से प्लांट आते हैं वो भी पढ़ेंगे। जैसे बीन्स आते हैं एंड लियानास आते हैं। ये वाले प्लांट्स जो है क्लाइंबर्स इस बायोम में पर्टिकुलरली पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या पाया जाता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो एक तो क्लाइंबर्स हो गए और एपीफाइट्स या एपीफाइट्स। एपीफाइट्स वो प्लांट है जो किसी दूसरे प्लांट पे चढ़ के क्या करते हैं, ह्यूमस से अपना न्यूट्रिशन, डेड एंड डिकोइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसे ह्यूमस कहते हैं, तो वो ह्यूमस से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और उस प्लांट को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो एपीफाइट्स कहलाते हैं। मतलब उस प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करते, उसे बेकार नहीं करते, उसे खत्म नहीं करते। जैसे पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट उस प्लांट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, लेकिन एपीफाइट्स ऐसा नहीं करते। तो एपीफाइट्स भी इस बायोम में पाए जाएंगे। क्लाइंबर्स भी पाए जाएंगे। क्लाइंबर्स में बीयर्स और लियानस, ये दोनों तरह के प्लांट्स यहाँ पे पाए जाएंगे। फिर दूसरी बात है, यहाँ पे क्योंकि सनलाइट रीच नहीं कर पा रही है पूरी तरीके से, यहाँ पे सनलाइट रीच नहीं कर पाती है, तो जो भी प्लांट्स गिरे, जो भी यहाँ पे क्या गिरे, प्लांट्स गिरे, ठीक है, सारे प्लांट्स यहाँ पर जो भी गिरे बहुत जल्दी डेड एंड डिकोइंग ऑर्गेनिक मैटर में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे, डेड एंड डिकोइंग ऑर्गेनिक मैटर में बहुत जल्दी ये बदल जाएंगे। बट याद रखना, यहाँ की सॉइल कैसी होगी, सॉइल यहाँ की होगी न्यूट्रिएंट लेस। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, सॉइल यहाँ की न्यूट्रिएंट लेस क्यों, इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं तो वो क्या ऐसे ही मतलब सरवाइव कर रहे हैं बिना न्यूट्रिएंट्स के। इतने बड़े बड़े प्लांट्स क्यों सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। और सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो इन्हीं प्लांट्स ने दे रखा है। इतने बड़े बड़े प्लांट्स ने ही ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये सारे ठीक रखे हैं अपने पास। और ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत कम पाए जाते हैं। नीचे वाली सॉइल में देयर आर नो न्यूट्रिएंट्स एट ऑल। सारे न्यूट्रिएंट्स किसने खींच रखे हैं, इन प्लांट्स ने। तो डेड एंड डिकोइंग ऑर्गेनिक मैटर नीचे सॉइल पे बना तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो गया। उसके डिकम्पोज होने की वजह से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकले वो किसने खींच लिए, वो किसने सक कर लिए, वो इन प्लांट्स ने ही सक कर लिए। क्या सॉइल को कुछ मिला, सॉइल को एक भी चीज यहाँ पर नहीं मिली। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, यूपीपीसीएस में भी यूपीपीएससी में भी ये पूछा जा चुका है कि बताओ जो प्लांट्स हैं, जो बायोम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या कैंट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, उसमें जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट में रिच नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये क्वेश्चन कई बार इसमें आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी ही डेड एंड डिकोइंग ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल पे पड़ा हुआ है वो इस बायोम में डिकम्पोज करेगा, लेकिन सॉइल न्यूट्रिएंट लेस रहेगी। न्यूट्रिएंट जाएगा कहाँ, तो न्यूट्रिएंट जाएगा सारे ट्रीज में। ठीक, और इसी वजह से क्योंकि न्यूट्रिएंट सॉइल में नहीं होता है, इसी वजह से यहाँ पे जो प्लांट्स एक बार अगर तुमने काट दिए एग्रीकल्चर के पर्पज के लिए या किसी भी पर्पज के लिए आपने काटे हो, तो बहुत टाइम बाद ये प्लांट्स फिर से रीग्रो करते हैं। 1 डिकेड भी लग सकता है, 100 साल भी लग सकते हैं
इन प्लांट्स को, इस बायोम को, इस फॉरेस्ट को रीजनरेट होने में, जबकि टेम्परेट फॉरेस्ट बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं क्योंकि वहां की सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये हमने सबसे पहला बायोम पढ़ा जो कहाँ पे कंसंट्रेटेड था, 10 डिग्री साउथ से 10 डिग्री नॉर्थ तक ये कंसंट्रेटेड रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे इंसोलेशन, सनलाइट बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर इसका 27 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर रहता है और रेनफॉल होती है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर प्लस। ठीक है, कोई भी ऐसा महीना नहीं है चाहे समर का चाहे विंटर का कि जब रेनफॉल यहाँ पे ना होती हो। रेनफॉल तो यहाँ पे होनी ही होनी है और इसी वजह से ये वेजिटेशन, इतने सारे स्पीसीज, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, मतलब इसी बायोम में पाई जाती हैं। और भी हम बायोम्स पहले एट अ ग्लैंस देख लेते हैं कौन कौन से बायोम्स हमें पढ़ने हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार फिर से ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमने एक कॉन्टिनेंट माना था, ये क्या माना था हमने, एक कॉन्टिनेंट मान लिया। इसके इधर क्या है, ओशियन। और ये कोई भी कॉन्टिनेंट हो तो हम इस तरह से मान सकते हैं, आप कोई भी कॉन्टिनेंट ले लो, चाहे अफ्रीका ले लो, अफ्रीका के आप अगर वेस्ट में चले जाओगे, ठीक है, अफ्रीका के अगर वेस्ट में चले जाओगे तो अटलांटिक ओशन है, अगर ईस्ट में चले जाओगे तो फिर वो इंडियन ओशन आ जाएगा। अगर आप अमेरिका में चले जाओगे, अमेरिका के आप ईस्ट में जाओगे जब, ठीक है, अमेरिका के ईस्ट में जब जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अटलांटिक ओशन। और अमेरिका के अगर वेस्ट में जाओगे तो फिर क्या है, पैसिफिक ओशन। तो हर कॉन्टिनेंट को हम इस तरह से मान सकते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड पे अभी हमने देखा, 0 डिग्री से अगर हम 10 डिग्री नॉर्थ में चले गए थे और 10 डिग्री साउथ में चले गए थे तो एक हमने बायोम अभी देख लिया था, कौन सा, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, देख लिया था, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो हम मान लेते हैं 10 डिग्री से 30 डिग्री पे गए। ठीक है, 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ हम मूव कर रहे हैं ऊपर, इस लैटिट्यूड के ऊपर मूव कर रहे हैं इस तरह से 10 to 30। और अब हम किस पे आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न मार्जिन की, हर कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट को हम कहेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब देखिए ये कॉन्टिनेंट का क्या है, ईस्ट मार्जिन है, एंड 10 to 30 डिग्री कौन सी विंड चलेगी, 10 to 30 डिग्री जो विंड्स चलती हैं उन विंड्स का नाम है ट्रेड विंड, या इन्हें हम कह सकते हैं ईस्टर्लीज। और ट्रेड विंड्स या ईस्टर्लीज कहां पे बारिश कराती हैं, तो ये कराती हैं ऑन द ईस्ट साइड। ईस्ट साइड पे ये क्या होती हैं, ऑन शोर होती हैं। ठीक है, ये होती हैं ऑन शोर। तो इसी वजह से यहाँ पे बारिश होगी, बिल्कुल होगी। कौन बारिश कराएगा, ट्रेड विंड्स यहाँ पे बारिश कराएंगी इसी ईस्टर्न मार्जिन पे। बट एक सीजन ऐसा भी आएगा, जैसे विंटर सीजन, एक सीजन का ऐसा भी आता है जब ये ड्राई होता है पूरी तरीके से। समर तो यहाँ पे वेट होगा, लेकिन विंटर सीजन क्या होगा, ड्राई होगा, है ना। तो इसी वजह से ये क्या होगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे फॉरेस्ट क्या हो गए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। मतलब एक सीजन यहाँ पे ड्राई रहता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो अपनी सारी ट्रीज को जो है सेट कर देते हैं, और सेट करने की वजह से तभी इसे हम बोल रहे हैं डेसिडुअस।
जो पूरे साल अपनी ट्रीज को शेड नहीं करेगा वो वाले फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो एक सीजन में अपने विंटर सीजन या किसी भी सीजन में अपनी ट्रीज लीव्स को जो है शेड कर देते हैं। वो वाले कौन से फॉरेस्ट कहलाते हैं? वो कहलाते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। और क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में है 10 डिग्री टू 30 डिग्री, तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं इसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, या फिर इसे हम मॉनसूनल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। जो हमारे इंडिया में जो जिस टाइप का क्लाइमेट है वो यही वाला है, ठीक है। कौन सा? ट्रॉपिकल मॉनसूनल फॉरेस्ट, या हम क्या बोल सकते हैं? मॉनसूनल फॉरेस्ट। फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। इन मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट यहाँ पे कौन सा बायोम है? तो अब देखिए ट्रेंड विंड्स यहाँ पे तो ऑनशोर थी, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट वाले बायोम में, क्योंकि ये ईस्ट मार्जिन है तो इसी ईस्ट मार्जिन पे ये जो ट्रेड विंड्स थी ये ऑनशोर थी, इन्होंने अपना काम कर दिया। ऑनशोर होने की वजह से यहाँ पे रेनफॉल हो गई। लेकिन आप अगर कॉन्टिनेंट के अंदर बढ़ोगे, अब क्या होगा? अब ये ट्रेड विंड्स के पास इतना मॉइस्चर नहीं रह जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे बारिश होगी, लेकिन थोड़ी कम बारिश होगी। और इसी वजह से यहाँ पे एक बायोम बनेगा, उसका नाम होगा ट्रॉपिकल सवाना, ठीक है, सवाना। या सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पर यहाँ पे बनेगा, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये किसे सपोर्ट करेगा? तो ये ग्रासलैंड को सपोर्ट करेगा यहाँ, ठीक। 25 to 85 में आई थिंक यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, और ये किसे सपोर्ट करता है? ग्रासलैंड को। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में बता देता हूँ, सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? ट्रीज की। उसके बाद प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है बुशलैंड की या श्रबलैंड की। उसके बाद होती है ग्रासलैंड की, और ग्रासेस के बाद होती है डिजर्ट की। ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात है ना। तो ये हमने समझ लिया कि अगर ईस्टर्न मार्जिन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम ईस्टर्न मार्जिन पे किसी भी कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे? ट्रॉपिकल मॉनसूनल फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इन्हीं का दूसरा नाम है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगर हम कॉन्टिनेंट के अंदर बढ़ जाते हैं, मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द लैटिट्यूड्स 10 to 30 डिग्री, 10 to 30 डिग्री इन मिडिल ऑफ द लैटिट्यूड रहना है हमें, तो फिर हमें कौन से बायोम्स मिलेंगे? तो फिर हमें मिलेंगे सवाना या फिर सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें मिलेगा। अगर हम यहां पे बात करते हैं इस रीजन में, अब हम किधर आ गए? वेस्ट मार्जिन पे। 10 to 30 विंड्स कौन सी चल रही है? 10 to 30 हमारी जो विंड्स चल रही है वो यहाँ पे ब्लो हो रही है ट्रेड विंड्स, ठीक है, यहाँ पे ब्लो हो रही है ट्रेड विंड्स। अब ट्रेड विंड्स वेस्टर्न मार्जिन पे ऑफशोर होंगी या ऑनशोर होंगी? तो ट्रेड विंड्स, क्योंकि ये ईस्टर्लीज कहते हैं इन्हें, ईस्टर्लीज कहाँ पे ऑनशोर होती हैं? ईस्टर्न मार्जिन पे। और हम इधर किधर चल रहे हैं? वेस्टर्न मार्जिन पे हम चल रहे हैं। तो वेस्टर्न मार्जिन पे ये विंड्स होंगी ऑफशोर, ये बिल्कुल भी बारिश नहीं कराएंगे, बारिश यहाँ पे नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो कौन सा होगा? डिजर्ट। आपको क्या मिलेंगी? डिजर्ट देखने को मिलेगी। बट हाँ, ये 20 डिग्री से 30 डिग्री तक मिलती है डिजर्ट। 20 डिग्री से 30 डिग्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होने की वजह से, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होगा यहाँ पे पहली बात तो, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, वैसे भी बारिश वैसे भी नहीं होनी थी। और ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड्स भी क्या हो गई? ऑफशोर हो गई। तो अब तो बिल्कुल भी बारिश होने से रही। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का मतलब क्या है? हाई प्रेशर तब होता है जब विंड्स उस लैंडफॉर्म के ऊपर आती हैं, ना कि उससे निकलती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा विंड्स जो है या जो भी एयर है, एयर मास उसके डिसेंड हो रहा है। डिसेंड होने की वजह से कोई भी प्रेसिपिटेशन हो नहीं सकता, क्योंकि कंडेंसेशन नहीं होगा। कंडेंसेशन होने के लिए क्या चाहिए? एयर मास को ऊपर उठना चाहिए विद द वाटर ड्रॉप्स। वाटर पेपर के साथ अगर एयर मास ऊपर उठेगा
तभी वो क्लाउड्स बना पाएगा। लेकिन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर 20 to 30 डिग्री अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे क्या रहेगा, पूरी तरीके से जो एयर मास है ऊपर की तरफ नहीं उठ पाएगा, है ना, एयर मास तो नीचे की तरफ जा रहा है। तो यही मेन रीजन है डेजर्ट बनने का। और दूसरा मेन रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विंड चल रही है, ट्रेड विंड्स यहाँ पे क्या है, ऑफशोर है, इसी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होगी। ये दो मेन रीजन है इसके। क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि बताओ मेन रीजन बताओ इसका डिजर्ट बनने का, तो आप क्या कहोगे, मेन रीजन यही दो हैं, और आपसे एक और ऑप्शन दे देगा जो कि मेन रीजन नहीं होगा, वही आप लगा दोगे टिक। इनमें से कौन सा मेन रीजन नहीं है, अच्छा ये सब ट्रॉपिकल प्रेशर में है, ये मेन रीजन है डिजर्ट बनने का। ट्रेड विंड चलती है यहाँ पे, ये मेन रीजन है यहाँ डिजर्ट बनने का। और फिर तुमसे पूछेगा कि ओशियन करंट क्या मेन रीजन है डिजर्ट बनने का, तो ओशियन करंट मेन रीजन नहीं है। 10 to 30 डिग्री हम पहुंच गए। अब इसके बाद हम दो इस तरह से लैटिट्यूड और बनाते हैं, तो 45 डिग्री नॉर्थ, एक हम बनाते हैं 60 डिग्री नॉर्थ। इधर को लेके चलते हैं या ऐसे कर लेते हैं 45 एंड 60 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री नॉर्थ। अच्छा जैसे यहां पे है उसी तरह से साउथ में होगा, तो हम किसके ले रहे हैं इसमें, ठीक है, हमने क्या ले लिया 60 डिग्री नॉर्थ। 60 डिग्री नॉर्थ से हम और ऊपर बढ़ेंगे, 60 डिग्री नॉर्थ से हम और ऊपर बढ़ेंगे। अब एक और बायोम है 70 डिग्री से ऊपर वाला, 70 डिग्री नॉर्थ, ये भी क्या है 70 डिग्री नॉर्थ। इससे जो ऊपर होगा वो होगा टुंड्रा बायोम। क्या होगा, टुंड्रा बायोम, जो आर्कटिक सर्किल में पाया जाएगा। पूरी तरीके से यहाँ पे बर्फ जम रखी है, परमाफ्रॉस्ट है, वो हो गया टुंड्रा बायोम। और जो 60 से 70 वाला है उसे हम बोलेंगे टैगा बायोम। यहाँ पे कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, यहाँ पे टेम्परेट कॉनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है, टेम्परेट कॉनिफेरस ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। अब 30 to 45 इस रीजन में, 30 to 45 एंड 45 to 60, इन दो रीजन में क्या क्या पाया जाता है, तो इधर जो पाया जाता है ये वाला जो क्लाइमेट है इसे हम कहते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अच्छा इनके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे एक एक बायोम के बारे में, लेकिन एक ओवरऑल जो पूरी चीज है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये है ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, 45 to 60 इन द कौन सा मार्जिन है ये है बेस्ट मार्जिन, 45 to 60 बेस्ट मार्जिन ब्रिटिश क्लाइमेट, 30 to 45 on the best margin of the climate Mediterranean climate, 30 to 45 ईस्टर्न मार्जिन चाइना टाइप, क्या है चाइना टाइप, यहाँ पे पता नहीं कौन सा होगा। और ये वाला यहाँ पे 40 डिग्री नॉर्थ ले लो, ऊपर ले लो 55 डिग्री नॉर्थ। इस बीच में जो क्लाइमेट होगा उसका नाम होगा टेम्परेट ग्रासलैंड। कौन सा, टेम्परेट ग्रासलैंड। ये सारे बायोम आज हमें पढ़ने, तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये मैंने एट अ ग्लांस आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है, ट्रेड विंड्स कैसे चलेंगी और इस तरह से सारी बातें हो गई। ये क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। Consider the following statements. In the tropical zone, western section of the oceans are warmer than the eastern section owing to the influence of trade winds. In the temperate zone, westerlies make the eastern section of the ocean warmer than the western section. कह रहा है ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल जोन में जो वेस्टर्न सेक्शंस हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न सेक्शन है ओशियन के,
वो ज्यादा वार्मर होते हैं, वार्मर मतलब ज्यादा गर्म होते हैं देन द ईस्टर्न सेक्शन। पहले तो आपको ट्रॉपिकल जोन समझना होगा। ये मान लीजिए अर्थ है, ये 0 डिग्री, इसके आप 30 डिग्री में जाओगे और इसके आप 30 डिग्री साउथ में जाओगे। ये वाला जो पूरा रीजन है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, है ना। ट्रॉपिकल रीजन में ट्रेड विंड चलती है। ट्रेड विंड किस तरह से चलती है? ये चलती है इस तरह से, है ना। सॉरी, लेफ्ट में चलती है, इसे आप कर देंगे एज। ये ट्रेड विंड्स इस तरह चलती है कि कोरिलेट फोर्स का इफेक्ट होता है, इस वजह से ये ट्रेड विंड्स इस तरह से यहाँ पे चलेंगी। अभी हमने देखा था ट्रेड विंड्स यानी कि ईस्टर्लीज, और ईस्टर्लीज ऑनशोर कहाँ होंगी? ईस्टर्लीज ऑनशोर होती हैं ऑन द ईस्ट मार्जिन। ये ऑनशोर कहाँ होंगी? ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट भी ऑनशोर क्यों होती है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से जो ट्रेड विंड्स आएंगी उसके मुड़ेंगी राइट में, तो ये ट्रेड विंड्स इस तरह से आती है। हम नॉर्थ में देख रहे थे और नॉर्थ में हमने क्या देखी थी? ईस्ट मार्जिन देखी थी, नॉर्थ में ईस्ट मार्जिन। तो ट्रेड विंड्स ऐसे चलती है नॉर्थ में, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे बारिश कराएंगी, ये ओशन से चली, ओशन से इसमें मॉइस्चर उठाया और यहाँ पे इन्होंने ईस्ट मार्जिन पे क्या करा दी? बारिश करा दी। अब इन्होंने अगर ईस्ट मार्जिन पे बारिश करा दी तो ईस्ट मार्जिन पे टेम्परेचर कैसा रहेगा? कूल रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, है ना। यही पूछ रहा है कि वेस्टर्न सेक्शन क्या हो जाते हैं? वार्मर हो जाते हैं देन द ईस्टर्न सेक्शन। ईस्टर्न सेक्शन पे थोड़ा कूल टेम्परेचर रहता है और वेस्टर्न मार्जिन जो होती है उसकी थोड़ी सी टेम्परेचर हाई हो जाता है। यही आपसे पूछ रहा है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। तो ये बिल्कुल ही ठीक आंसर है ना। ट्रेड विंड्स की वजह से ही ऐसा हो रहा है क्योंकि ट्रेड विंड्स क्या कर रही है? ईस्टर्न मार्जिन पे बारिश कराती है। ईस्टर्न मार्जिन पे बारिश कराने की वजह से ट्रॉपिकल जोन में बोल रहा है। वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन owing to the influence of trade winds. फिर एक समझ लेते हैं एक बार। तो ये क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं एक बार। क्या बोल रहा है? इन द ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन का मतलब क्या होता है? दिस इज वेयर लैटिट्यूड 0 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। 0 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये ट्रॉपिकल जोन होता है। द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन आउट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। यानी ट्रेड विंड्स की इन्फ्लुएंस की वजह से वेस्टर्न सेक्शन होते हैं वार्मर। ये क्या कहना चाह रहा है? ये जो भी कहना चाह रहा है वो हम एक बार लिख लेते हैं। वेस्टर्न सेक्शन क्या है? वार्मर है, यानी कि गर्म है, ठीक। और ईस्टर्न सेक्शन फिर अपने आप ही क्या हो गया? ओशियन के। ओशियन की बात कर रहा है, ये कोई भी कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा है, ये बात समझने वाली बात है। ईस्टर्न सेक्शन क्या है? कोल्डर है, ये तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। कह रहा है ऐसा जो होता है, वेस्टर्न सेक्शन कैसे होते हैं? वार्म होते हैं, काहे के? ओशियन के। ओशियन के बारे में बोल रहा है। ये वार्म होते हैं किससे? ईस्टर्न सेक्शन से। ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन से ये क्या होते हैं? ज्यादा ही गर्म होते हैं। किसकी वजह से गर्म होते हैं? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स, ये कहना चाह रहा है। हम देख लेते हैं। हमें एक बात पता है, हमें और कोई बात नहीं पता। हमने जो भी डायग्राम बनाया था इस तरह से, यहाँ पर हमने लिखा था 0 डिग्री, यहाँ पर हमने लिखा था 10 डिग्री, ऊपर हमने लिखा था 30 डिग्री। और इस 30 डिग्री वाला लैटिट्यूड बनाते समय हमने क्या बोला था? ये वाली जो, अगर हम इसे कॉन्टिनेंट मान रहे हैं और इधर हमने क्या मानी थी? ओशियन मानी थी, इधर भी हमने ओशियन मानी थी। एक ये वाला डायग्राम अभी हमने ड्रा करा था, है ना।
कॉन्टिनेंट वो बायोम समझते समय हमने ये वाला जो डायग्राम था वो ड्रा करा था। दोनों तरफ क्या होना थी, ओशियन। अब हमने बोला ये जो कॉन्टिनेंट है बीच में, इसका हमें कौन सा लेना है, हमने लिया ईस्टर्न मार्जिन। और हमने बोला इस ईस्टर्न मार्जिन पे जो ट्रेड विंड्स होंगी वो ऑनशोर होंगी, मतलब वो बारिश कराएंगी। इस ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट पे क्या होगा, ईस्टर्न मार्जिन पे ट्रेड विंड्स या फिर ईस्टर्लीज क्या कराएंगी, बारिश कराएंगी। बारिश कराएंगी मतलब ट्रेड विंड्स ईस्टर्ली जो होंगी वो कराएंगी रेन। ये हमने बोला। ठीक है, अब यहां पे अगर ये बारिश कराएंगे, रेन कराएंगे, तो फिर ये मॉइस्चर कहां से लाएंगे, ओशन से। तो ये ट्रेड विंड इस तरह से आती है। ठीक है, ये ट्रेड विंड कैसे आएगी, इस ओशन से इस तरह से यहाँ पे ऐसे करके ये ट्रेड विंड आएगी। तो अब ओशियन के हिसाब से देखो, ओशियन का जो बेस्ट मार्जिन है वो कौन सा है, ओशियन का बेस्ट मार्जिन इधर वाला है, सॉरी ओशियन का बेस्ट मार्जिन, हाँ ये है बेस्ट मार्जिन और ये है ईस्ट मार्जिन। मान लेते हैं ये ओशियन का ईस्ट मार्जिन है, ये बेस्ट मार्जिन है। अब यहाँ पे ट्रेड विंड क्या आ रही है, लास्ट में जब ट्रेड विंड ईस्ट मार्जिन पे आती है कॉन्टिनेंट के, है ना, बारिश कराने के लिए, तो वो मॉइस्चर कहां से लेती है, यहीं से लेती है, बेस्ट से। बेस्ट से मॉइस्चर ले रही है, इसका मतलब बेस्ट कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। वार्म होगा तभी तो वो मॉइस्चर दे पाएगा, वार्म होगा तभी वो क्या दे पाएगा, मॉइस्चर दे पाएगा, वरना ये मॉइस्चर नहीं दे पाएगा। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे, इसी वजह से हम कहेंगे कि हाँ ये ठीक कह रहा था क्वेश्चन, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। या एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी उस हिसाब से भी दे सकते हो क्या, ये वेस्टर्न सेक्शन वार्मर है, तो ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा लो प्रेशर एरिया, दिस इज हाई प्रेशर एरिया एंड विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑलवेज। विंड्स क्या है, हाई प्रेशर से हमेशा किधर ब्लो करती हैं, लो प्रेशर से ब्लो करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है, कौन सी, ये वाली विंड्स। और ट्रेड विंड्स वाकई में जब ओशन का भी आपने देखा, यहाँ पे ओशन बनाया था मैंने, और ओशन का इधर मैंने क्या लिखा था, कौन सा मार्जिन था, ईस्ट मार्जिन था, है ना, इधर कौन सा था, वेस्ट मार्जिन था। तो विंड्स कैसे ब्लो हो रही थी, ऐसी ही ब्लो हो रही थी ताकि वो मॉइस्चर पहुंचा सके यहाँ पे। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, इस वाले लॉजिक से भी देखो तो भी बिल्कुल ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इस साइड इन द टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन मतलब होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक, है ना। वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। In the temperate zone, westerlies make the eastern section of the oceans warmer than the western section. In the temperate zone, अब westerlies की बात कर रहा है, ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। टेम्परेट जोन में क्या होता है, वेस्टर्लीज चलती है। अब वेस्टर्लीज किस तरह से चलेंगी, अब देख लीजिए ये वाला है 0 से, देखिए अब अगले वाले स्टेटमेंट में ये बोल रहा है, अब टेम्परेट जोन में क्या होगा, टेम्परेट जोन में पूछ रहा है वेस्टर्लीज के बारे में। ठीक है, टेम्परेट जोन में
ये आपका अर्थ है, ये 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पे 30, ये 30 हो गया। 30 से आप आगे बढ़ोगे जब 60, तो ये वाला जो होता है रीजन 30 से 60 वाला, यही कौन सा होता है? टेम्परेट जोन होता है। ये 30 से 60 वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ पे वेस्टर्लीज कैसे चलेंगी? तो वेस्टर्लीज चलती है इस प्रकार से, ऐसे। अगर कोई कॉन्टिनेंट है, ये हमने ले लिया एक कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये इधर इसकी क्या है? ओशियन, इधर भी क्या है? ओशियन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉन्टिनेंट का ईस्ट पार्ट कौन सा हो गया? कॉन्टिनेंट का ईस्ट पार्ट हो गया ये वाला, ये है कॉन्टिनेंट का ईस्ट पार्ट, सी। सी फॉर कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट का हो गया ईस्ट पार्ट। ये हो गया कॉन्टिनेंट का वेस्ट पार्ट, वेस्ट मार्जिन। ओशियन की बेस्ट मार्जिन कौन सी है? ओशियन की बेस्ट मार्जिन है ये वाली, बेस्ट यानी लेफ्ट, और ईस्ट मार्जिन यानी राइट मार्जिन जो है ओशियन की, वो है ये वाली। अब आपको पता है कि वेस्टर्लीज, एक बात ध्यान रखना कि वेस्टर्लीज जो है वो ऑनशोर होंगी। कहां पे ऑनशोर होंगी? ऑलवेज ऑन द बेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ऑलवेज ऑन द बेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। हमेशा ही जो कॉन्टिनेंट का बेस्ट मार्जिन है, यहां पे वेस्टर्लीज बारिश कराएंगी, वेस्टर्लीज यहाँ पे बारिश कराएंगी। और ये मॉइस्चर कहां से लेके आती है? ओशियन से। तो ये वेस्टर्लीज इस प्रकार से चलेगी, पक्का इसी प्रकार से चलेगी। अगर इसे यहाँ पे बारिश करानी होगी तो ये इसी प्रकार से चलेगी, ओशियन से इस प्रकार से बारिश लाएगी, मतलब मॉइस्चर उठाएगी और यहाँ पे बारिश करा देगी। तो इसका मतलब क्या है? ओशियन के बेस्ट मार्जिन से ये ईस्ट मार्जिन की तरफ चलेगी, है ना। ये वाला पाथ फॉलो कर रही है, यानी बेस्ट मार्जिन से चली, फिर ये किधर आई? ओशियन की ईस्ट मार्जिन पे आई, फिर कॉन्टिनेंटल के बेस्ट मार्जिन पे इसने बारिश कराई। और अगर इसने कॉन्टिनेंट के बेस्ट मार्जिन पे बारिश कराई तो इस तरह से चली, तो इसका मतलब विंड्स जो है वो कहां से कहां मूव करती हैं? हमेशा हाई प्रेशर से, अगर बेस्ट मार्जिन से ईस्ट मार्जिन जाना है तो ये होना पड़ेगा हाई प्रेशर और ये होना पड़ेगा लो प्रेशर। तो ये वाला होगा हाई प्रेशर, ये होगा लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये मूव कर रही है, इसका मतलब ये वाली क्या होंगी? ये होगा पोल्डर, है ना। ओशियन का बेस्ट मार्जिन होना चाहिए पोल्डर, और ईस्ट मार्जिन कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए बार्मर। अब देख लो आंसर, ये क्या बोल रहा था? वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियंस बार्मर। तो ईस्टर्न सेक्शन क्या हो गए? बार्मर। तो ठीक है, ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। इसी प्रकार से सोचेंगे ईस्टर्लीज के लिए, यानी ट्रेड विंड्स के लिए, तो आपका आंसर बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना था, केवल आपको इस तरह से कॉन्टिनेंट बनाना था। यहाँ पे कॉन्टिनेंट का कौन सा मार्जिन होगा? तो ये वाला कॉन्टिनेंट का होगा बेस्ट मार्जिन। ये वाला कौन सा होगा? कॉन्टिनेंट का ईस्ट मार्जिन, है ना। अब इधर जो ओशियन होगी, उस ओशियन का इधर ये वाला पार्ट कौन सा होगा और ये वाला कौन सा होगा? ये वाला होगा बेस्ट मार्जिन ऑफ द ओशियन और ये होगा ईस्ट मार्जिन ऑफ द ओशियन। यहाँ पे भी ओशियन होगी, इस ओशियन का ये वाला पार्ट कौन सा होगा? इस ओशियन के हिसाब से हम देख रहे हैं तो लेफ्ट लेफ्ट मतलब हो गया, ये हो गया बेस्ट मार्जिन और ये वाला हो गया ईस्ट मार्जिन। ये क्वेश्चन भी अभी भी फ्यूचर में आए, आप इस तरह का बस ये डायग्राम बना लीजिए। एक कॉन्टिनेंट के इधर भी ओशन और इधर भी ओशन, और दो कॉन्सेप्ट आपको रेडी होने चाहिए कि ईस्टर्लीज कहां पे बारिश कराएगी, ईस्टर्लीज ऑनशोर कहां पे होगी। हमेशा कॉन्टिनेंट के ईस्ट में ईस्टर्लीज
ऑनशोर होगी, यानी कि बारिश कराएगी। और वेस्टर्लीज कहां पे बारिश कराएंगी? तो वेस्टर्लीज कराएंगी हमेशा ये जो ऑनशोर होती हैं, ये कहां पे ऑनशोर होती हैं? ये हमेशा ऑनशोर होती है वेस्ट में, तो ये वेस्ट में बारिश कराएगी। अब एक वेस्टर्लीज विंड और एक ईस्टर्लीज विंड यहाँ पे बना देंगे, क्योंकि वेस्टर्लीज को कहां पे बारिश करानी है? वेस्ट में बारिश करानी है, तो करवा देते हैं। ये ओशन से ऐसे करके चली और ये इसने यहाँ पे बारिश करा दी। ये वाली जो विंड है इसे हमने क्या बोला? वेस्टर्लीज। क्या बोला? वेस्टर्लीज। ये एक विंड यहाँ करके चली और यहाँ पे इसने बारिश करा दी, इसको हमने क्या बोला? ईस्टर्लीज। आप ध्यान से देखना, ये ईस्टर्लीज हो गई और ये वेस्टर्लीज हो गई। ठीक है, ये ईस्टर्लीज हो गई, ये वेस्टर्लीज हो गई। यहाँ पे ये कैसे चली विंड? इस ओशियन में इस तरह से चली, और इस ओशियन में ये विंड कैसे चली? इस तरह से चली। इस तरह से चलने के लिए अब ये जो वेस्ट मार्जिन है ये क्या हो जाएगी? हाई प्रेशर। ये क्या हो जाएगी? लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब वार्मर। एक ये वाली कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी हाई प्रेशर। ये कैसी हो जाएगी? लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब वार्मर। अब समझ गए? अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वेस्टर्लीज क्या करती हैं? तो वेस्टर्लीज करती हैं ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन वार्मर। कैसा है? ओशियन का ईस्टर्न सेक्शन वार्मर कर रही है? हाँ कर रही है, तो आंसर हो गया ठीक। ट्रेड विंड्स क्या कर रही हैं? तो ट्रेड विंड्स वेस्टर्न सेक्शन वार्मर कर रही हैं। ट्रेड विंड्स वेस्टर्न सेक्शन वार्मर कर रही है ओशियन का, ये भी ठीक है। तो बस दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हो गए। इस प्रकार से आप एक फिगर बनाएंगे, है ना? दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं आगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये वही विंड्स वगैरह चल रही हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, एंटी ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली इस तरह से चलती हैं, है ना? और पोलर फ्रंट, पोलर इस तरह से आती हैं। तो ये सारी विंड्स इस तरह से चल रही हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या पूछ रहा है? द विंड्स विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, है ना, थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। तो बिल्कुल ठीक बात है, 30 से 60 डिग्री की चलने वाली विंड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेस्टर्लीज चलते हैं कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वेस्टर्लीज ही फ्लो होती है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वेस्टर्लीज ही फ्लो होती हो, यहाँ पे और भी होती हैं। कौन सी? ईस्टर्लीज भी यहाँ पे फ्लो होती हैं। कब? जब आईटीसीजेड शिफ्ट करता है। हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में आईटीसीजेड कब ऊपर होता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी कब पड़ती है? जुलाई में। तो आईटीसीजेड थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता है, गैंगेटिक प्लेन्स के ऊपर आ जाता है आईटीसीजेड। इसी वजह से जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो ऊपर भी चलने लगती है, यानी 30 से 60 डिग्री में समर में ये ट्रेड विंड चलती हैं। यहाँ पे कब चलती हैं? समर में। और वेस्टर्लीज कब चलेंगी? विंटर में। ये मैं किसकी बता रहा हूँ? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। साउथ हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा। ये विंड्स का एक बार अगर हम समझ लें तो पॉइंट्स और भी इजी हो जाएंगे हमारे लिए। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री बोल रहा है वेस्टर्लीज के लिए, तो बिल्कुल ही ठीक है। द मॉइस्ट एयर masses that cause winter rains in the northwest region of India are part of westerlies। तो ये भी ठीक है, ये हम देखते हैं इसे, ये हो गया इंडिया अपना। ठीक है, ये जो अपना पंजाब रीजन है, यहाँ पे क्या होता है? विंटर में बारिश होती है। तो ये किस वजह से होती है? यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है उससे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रुक करके आते हैं। ये बहुत ही तेज यहाँ पे जेट स्ट्रीम फ्लो होती है, ट्रेवलिंग विद इन 18 किलोमीटर पर आवर्स। इसकी जो एयर की स्पीड है इस जेट स्ट्रीम की भी उतनी है। और इसमें विंड्स कौन सी होती हैं? तो ये विंड्स होती हैं वेस्टर्लीज। ठीक है, वेस्टर्लीज ये ऐसे करके आती है, यहाँ पे चलती हैं और यहाँ पे बारिश करा देती है। तो विंटर में जो यहाँ पे सीरियल्स क्रॉप होती है ना पंजाब में,
उनके लिए बहुत अच्छी रेन मानी गई है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। द मॉइस्ट एयर मॉसेज दैट कॉज विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट मतलब पंजाब, है ना, आर द पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स दैट फ्लो बिटवीन फ्रॉम द वेस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट, है ना। वेस्टर्लीज कहां से कहां तक फ्लो होती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होती है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। दीज आर द वेस्टर्लीज। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। वेस्टर्लीज इन द साउथ हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों होता है भाई? ये हमारा क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये हमारा क्या है? साउथ हेमिस्फीयर है। तो बोल रहा है कि वेस्टर्लीज जो चलती है यहाँ पे ऐसे करके, वो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साउथ हेमिस्फीयर वाली वेस्टर्लीज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसा क्यों होता है? साउथ हेमिस्फीयर हैज लेस लैंडमास एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे जो लैंडमास है, जैसे अफ्रीका है यहाँ पे, है ना, जो थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ये अरेबिया, इंडिया, बस इतना सब कुछ है, खत्म हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया है, थोड़ा सा यहाँ पे साउथ अमेरिका है, लेकिन ऊपर क्या क्या है? तो ऊपर आपको पता है, ऊपर सब कुछ है। जैसे नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे है, ठीक, फिर ये यूरोप, यूरोप के बाद एशिया, रसिया, ये सब इतना ज्यादा लैंडमास यहाँ पे है। साउथ हेमिस्फीयर में लैंडमास कम है, यहाँ पे लैंडमास ज्यादा है। यही रीजन है कि वेस्टर्लीज यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उन्हें लैंडमास मिल जाता है। यहाँ पे क्या है? ओशन फ्लो करते रहो, क्या फायदा क्या है? कोई इन्फ्लुएंस हो ही नहीं पा रहा है इनका। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कम होती है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ज्यादा होंगी। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ही ठीक है। दूसरा है कोरियलिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर इन साउदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कोरियलिस फोर्स ज्यादा लगता है इस वजह से, क्या ये कारण है वेस्टर्लीज का नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्ग होने का? ये कारण है। कोरियलिस फोर्स यहाँ पे ज्यादा लगती है और यहाँ पे कम लगती है, ऐसा नहीं है। साउथ हेमिस्फीयर हो चाहे नॉर्थ हेमिस्फीयर हो, दोनों में कोरियलिस फोर्स क्या है? इक्वल लगेगी। कोरियलिस फोर्स इक्वल। अगर कोरियलिस फोर्स यहाँ पे लग रही है मान लीजिए 50 न्यूटन, यहाँ पे कितनी लगेगी? 50 न्यूटन। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल में। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आप अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओ तो आपको क्या होगी? कोरियलिस फोर्स फिर बढ़ती है ना। इक्वेटर पे कोरियलिस फोर्स बिल्कुल जीरो होगी, है ना। यहाँ पे कितनी होगी कोरियलिस फोर्स? 0 न्यूटन। ऊपर आप बढ़ते जाओगे, पोल्स पे जाते जाओगे, यहाँ पे हो सकता है 100 न्यूटन कोरियलिस फोर्स हो जाए। कोरियलिस फोर्स है क्या? कुछ नहीं, आप मैरी गो राउंड में आप बैठो, है ना, और इस तरह से जब आप जा रहे हो, इस तरह से आप घूम रहे हो, तो आप एक बॉल इधर साइड में फेंकना, तो बॉल को इधर साइड में ना जाकर इधर चली जाती है। इसी फोर्स को बोलते हैं कोरियलिस फोर्स। हमारी अर्थ भी क्या है? अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, इसी वजह से सारी विंड्स जो है वो एक थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है उनके डायरेक्शन में, है ना। उनके डायरेक्शन में क्या होता है? एक डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो उसी कोरियलिस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्शन जो है आता है। की पॉइंट्स क्या है? वेस्टर्लीज, दे आर प्रिवेलिंग विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द वेस्ट एट मिड लैटिट्यूड्स। दीज आर द विंड्स इन मिड लैटिट्यूड्स। ये सारी बातें हो गई। फिर अच्छा, द कोरियलिस फोर्स इज जीरो राइट एट द इक्वेटर, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स, है ना। वेस्टर्लीज क्यों स्ट्रॉन्ग होती है समझ गए? क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा कम रहेगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंडमास ज्यादा रहेगा। अब हम बढ़ते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हमारे सबसे पहले बैलेंस के ऊपर। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या होता है, डेंस कैनोपी कवर। आप देख सकते हो डेंस कैनोपी कवर यहाँ पे होती है। सारा जितना भी काम है ज्यादातर प्लांट्स का, फोटोसिंथेसिस हो गई, है ना, फ्रूट्स हो गए या फिर फ्लावर्स हो गए, सब ज्यादातर यहीं पे सारा काम प्लांट्स का यहीं पे होता है। फ्रूट्स का उगना, फ्लावर्स का उगना, पत्तियों का झड़ना, ये सारा काम कैनोपी में ही होता है, इसलिए डेंस कैनोपी कवर है। डेंस कैनोपी कवर होने से मैंने आपको क्या बताया था, ये इतने लंबे लंबे प्लांट्स बनते हैं, मान लीजिए इतने लंबे लंबे, इनकी कैनोपी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे कोई सनलाइट आने देंगे,
तो ये ग्राउंड पे जितनी भी चीजें गिरी, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वो बहुत जल्दी ही क्या रह जाता है, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। ऐसा क्यों, इतनी जल्दी डिकम्पोज क्यों हो जाएगा? क्योंकि डार्क है भाई, सनलाइट तो नीचे आनी नहीं है, फटाफट ये डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक, रेनफॉल वगैरह आती है और टेम्परेचर, हाँ हाई टेम्परेचर होता है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बहुत जल्दी ये सड़ गल जाता है ये मैटर जो नीचे गिरता है। लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स कौन से लेते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं प्लांट्स। सारा न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में ही है, सॉइल में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है। इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट के सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ट्रीज में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे मैप अभी हम देखेंगे जीसी लॉन्ग से कहाँ कहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो पहले मैप ही देख लेते हैं। या दिस वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 0 से 10 डिग्री, दिस इज व्हाट, ये इक्वेटर वाली लाइन है 0 डिग्री, और ये आप चले जाओ तो ये मेरे ख्याल से 10 डिग्री नहीं है, यहाँ पे होगी 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री, ऊपर भी कितना 10 डिग्री। और हमने क्या बोला था, 0 से 10 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ में और 0 से 10 डिग्री लेटीट्यूड साउथ में क्या है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। ये देख सकते हो कि 0 से 10 चल रहा है। ये आपका क्या हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, कुआलालंपुर, ये सारे जितना भी रीजन है, पापुआ न्यू गिनी भी है इसमें। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये पापुआ न्यू गिनी है, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, थोड़ा थोड़ा सा ये लाओस, ये कंबोडिया भी हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं। ये होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर ये जो गिनी कोस्ट है या जो कॉन्गो बेसिन है आपका, इस बार क्वेश्चन भी आया था कि बताइए कॉन्गो रिवर कौन सी कंट्री में से पास नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कॉन्गो बेसिन भी इसी में आता है। और ये जो अमेजोन वाला जो एरिया है, अमेजोन फॉरेस्ट वाला, ये सारे भी क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, यहाँ से रिवर निकलती है अमेजोन, है ना। ये रिवर कौन सी निकल रही है, अमेजोन रिवर निकल रही है। उसी अमेजोन रिवर के आसपास वाले जो फॉरेस्ट हैं वो सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। ये बोगोटा कोलंबिया के अंतर्गत ये वाला जो एरिया आता है, ये भी क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये है, इतना एरिया बोगोटा वाला। तो ये सारे अपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखिए कहाँ का है। सबसे पहले हमने देखा पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम थोड़ा थोड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कॉन्गो बेसिन में या फिर गिनी कोस्ट पे है। फिर आगे बढ़ते हैं साउथ अमेरिका में, कहाँ पे, साउथ अमेरिका में अमेजोन रिवर के आसपास जितना भी एरिया है वहां पे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। प्लस एक बगोटा एक एरिया है कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया में, वहां पे ये सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक, फिर अच्छा इन्हें क्या कहते हैं, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। हॉट वेट मतलब क्यों, क्योंकि समर में ये हो जाते हैं वेट, इसीलिए इन्हें बोल रहे हैं हॉट एंड वेट। हॉट मतलब क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और वेट इसलिए क्योंकि रेनफॉल बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी इन्हें कहा जाता है। अच्छा, और इनके बारे में क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या टेम्परेचर है, ठीक है, क्या इनका रेनफॉल कितना होता है इसमें, ये सारी बातें हमें पढ़नी है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक चीज और भी पढ़नी है, इसमें रूट्स कैसे होते हैं, बटरस रूट्स होते हैं, बहुत लंबे लंबे रूट्स होते हैं अंदर तक की, बिल्कुल बटरस रूट्स, और बहुत ही ज्यादा मोटे मोटे। नीचे क्या होते हैं, नीचे हर्बेसियस प्लांट भी पाए जाते हैं इस तरह से। ये हर्बेसियस प्लांट भी इसमें लेयर्स में पाए जाते हैं। देखिए स्ट्रेटिफिकेशन होता है प्लांट्स का, यहाँ पे मतलब प्लांट्स यहाँ लेयर में पाए जाते हैं। सबसे पहली लेयर किसकी है, कैनोपी वालों की, दूसरी लेयर किसकी है, उनसे छोटे छोटे प्लांट्स की, फिर तीसरी लेयर किसकी है, तीसरी लेयर यही वाले मेडिसिनल प्लांट जो भी श्रब्स बचे, और फिर यहाँ पे ये हर्बेसियस प्लांट्स बचे ग्रास के रूप में। तो ये 4 लेयर्स में ये डिवाइड होते हैं ये वाले प्लांट्स, है ना। सेकेंड लेयर ऑफ ट्रीज, थर्ड लेयर ऑफ ट्रीज, इस तरह से। पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट क्या नीचे हो पाता है, पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट नहीं हो पाता है, ये हमने बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, मैप हमने देख लिया कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। टेम्परेचर इनका एवरेज जो एनुअल टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा स्मॉल है, मतलब पूरे साल जो चेंज इन टेम्परेचर है
वो बहुत ही कम है, सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज होता है। ज्यादातर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ज्यादा से ज्यादा हो गया 32, उससे ज्यादा हो गया 33, इससे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे नहीं रहता। ठीक, एनुअल रेनफॉल यहाँ पे कितनी है? 200 सेंटीमीटर प्लस। एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर प्लस, मतलब अच्छी खासी यहाँ पे रेनफॉल हो रही है। एनुअल रेंज वेरी स्मॉल 5 डिग्री सेल्सियस चेंज होने के। अडॉप्टेड शेड टॉलरेंट ड्यू टू ऑन सरफेस, यहाँ पे हर्बेशियस प्लांट्स जो पाए जाते हैं ऑन द सरफेस, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो शेड टॉलरेंट हो जाते हैं। यानी कोई भी सनलाइट यहाँ पे नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट कर लिया है कि वो क्या हो गए हैं, शेड टॉलरेंट हो गए। शेड में रह के भी वो क्या है, जीवित हैं। ऐसे प्लांट्स कौन से हैं? हर्बेशियस प्लांट हैं। इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन सी है इसकी? महागनी, एवोनी, ग्रीन हार्ट, डाइवुड्स, रबर, कोकोआ, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। महागनी के बारे में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, तो महागनी जरूर याद रखनी है। महागनी है ना, तो महागनी इसी की है। और कौन कौन सी है? रबर, कोकोआ मिलता है, ग्रीन हार्ट है, एवोनी, ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। हाँ, यहाँ पे क्लाइंबर्स पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? क्लाइंबर्स पाए जाते हैं। ये क्लाइंबर्स हो गए। क्लाइंबर्स क्या है? लाइनास। ठीक है, क्लाइंबर्स में क्या नाम है इसका? लाइनास। एपीफाइट, एपीफाइट क्या होते हैं? दैट प्लांट व्हिच ग्रो ऑन अदर प्लांट टू गेट न्यूट्रिशन एंड अदर थिंग्स फ्रॉम एयर, रेन, बट नॉट दैट प्लांट्स। एपीफाइट्स क्या है? नुकसान नहीं करेंगे। एपीफाइट्स उस प्लांट पे लग जाएंगे, उसे सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, उसे नुकसान नहीं करते। जैसे पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, वो दूसरे प्लांट पे उड़कर उसे परेशान करते हैं, उसका न्यूट्रिएंट वगैरह सब चूस लेते हैं। ये क्या है? ह्यूमस, यानी कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, उस पर कंसंट्रेट करते हैं, वो लेते हैं प्लांट से। अगर इन्हें ह्यूमस मिल जाता है, ह्यूमस पे ही ये क्या करते हैं, अपना जीवन जी लेते हैं, इन्हें उसके न्यूट्रिएंट से कोई भी मतलब नहीं है। क्लाइंबर्स खाली इसका एक इस्तेमाल करेंगे, फिजिकल सपोर्ट लेंगे और इस तरह से जाकर के किसी कैनोपी के ऊपर बैठ जाएंगे, जिससे इन्हें क्या मिल सके? सनलाइट मिल सके, क्योंकि नीचे तो सनलाइट आ नहीं रही थी। तो इसी वजह से लाइनास है, जैसे क्लाइंबर में एक लाइनास हो गया, और एक साथ बीन्स आता है, वो भी क्लाइंबर होता है। इसमें लिखा हुआ है कि लाइनास और एपीफाइट, चलो ठीक है। ट्रॉपिकल हार्डवुड, यहाँ पे जो वुड होती है बहुत ही हार्ड होती है, क्योंकि पता है यहाँ पे वेजिटेशन बहुत अच्छा है, रेनफॉल आनी है, इसी वजह से जो वुड होगी वो हार्ड होगी। तो ट्रॉपिकल हार्डवुड कहाँ पे पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, याद रखेंगे। हैवी थंडरस्टॉर्म, बहुत ज्यादा हैवी थंडरस्टॉर्म भी आ जाता है कभी कभी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की वजह से। यहाँ पे हर दिन ऑलमोस्ट एवरी डे यहाँ पे थंडरस्टॉर्म भी आते हैं, मतलब बिजली भी कड़कती है यहाँ पे हर दिन। और वो किसकी वजह से होता है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की वजह से होता है। एक बात हमें याद रख लेनी है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहाँ पे बनते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, नो मंथ विदाउट रेन, ड्राई सीजन इसमें पूरी तरीके से अब्सेंट है। मैंने इसे बताया कि इसे क्या कहते हैं? हॉट वेट क्लाइमेट कहते हैं। हॉट माने बहुत ही ज्यादा गर्म, वेट माने रेनफॉल यहाँ पे होती है बहुत ज्यादा, और इसलिए इसे ड्राई नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे ड्राई सीजन अब्सेंट है पूरी तरीके से। कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे बारिश ना हो, हर महीने बारिश होनी है। 200 सेंटीमीटर प्लस इसमें एवरेज एनुअल रेनफॉल है, और 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर रहता है ना। नो मंथ विदाउट रेन, यहाँ पे कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जहाँ पे रेन ना हो। ड्राई सीजन इज एब्सेंट, विंटर प्लस समर दोनों में क्या होती है? रेन होती है। 2 periods ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल, अप्रैल अक्टूबर, ओनली हैपेंस इन दिस क्लाइमेट। अच्छा, 2 पीरियड्स हैं मैक्सिमम रेनफॉल के, ये भी इसी में होता है, और वो भी अलग अलग बहुत ही ज्यादा गैप दे करके 2 पीरियड्स इसमें मिल रहे हैं। तो ये भी सिर्फ इसी वाले बायोम में होता है ना। अमेज़न लोलैंड्स सेल्वास, नेम गिवन टू डीप फॉरेस्ट। जो भी हमने देखा ना,
ये वाले जो अमेजोन में जो फॉरेस्ट है ये क्या होते हैं, सेल बॉस। सेल बॉस क्यों बोला गया है, क्योंकि इनसे बोला गया कि सेल करो बास। यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं ना वो उगाते हैं बास, तो इसलिए इन्होंने बोला सेल करो बॉस, है ना, सेल करो बास, सेल बॉस। तो इसलिए ये वाले जो रीजन है इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है सेल बास। ठीक है, ये लोकल नेम्स भी पूछ सकता है, इसलिए लोकल नेम्स भी याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट 1 पूछा गया आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। स्टेटमेंट 1 पूछा गया, सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो मैं बता ही चुका हूं, कैनोपी, कैनोपी वजह से यहाँ पे भी कैनोपी है किसी प्लांट की, मान लीजिए, ठीक है। और ये जो है सॉइल, तो यहाँ पे क्या सनलाइट आ पाएगी, सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है, नहीं कर सकती है, सनलाइट यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर सकती है, इसी वजह से ये पूरा डार्क रहेगा। और सॉइल में जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा बहुत जल्दी, बट सॉइल में न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे नहीं होते। न्यूट्रिएंट्स किसमें होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स में, ना कि सॉइल में, ठीक। तो इसी वजह से ये वाला जो द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये पूरी तरीके से स्टेटमेंट हो गया गलत। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। ठीक है, सॉइल में जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज कर जाता है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, हाई टेम्परेचर है और मॉइस्चर है, टेम्परेचर है हाई और मॉइस्चर है, इसी वजह से जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल का वो बहुत ही जल्दी क्या करेगा, डिकम्पोज कर जाएगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर की वजह से ये बहुत जल्दी यहाँ पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है सॉइल का वो डिकम्पोज कर जाता है। तो ये बात बिल्कुल ही ठीक है, पहली वाली गलत थी, लेकिन दूसरी वाली बात ठीक है। सॉइल में जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज कर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर और मॉइस्चर है ही वहां पे, तो जल्दी जल्दी डिकम्पोज कर जाता है। लेकिन उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकले, ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स उससे निकले, क्या वो ले पाता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उससे निकल रहे हैं सॉइल से, सॉइल में जो मिल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। वो सारे न्यूट्रिएंट्स कौन खींच लेगा अपनी तरफ, प्लांट्स खींच लेगा पटाख से, है ना। वो सारे न्यूट्रिएंट्स कौन खींच लेगा, प्लांट्स खींच लेता है। तो ये हमने समझ लिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट 1 तो पूरी तरीके से गलत है और स्टेटमेंट 2 क्या है, सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये वाला आंसर हो जाएगा सही। हाँ, ये इसमें बताया भी है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकलते हैं सॉइल में से, है ना, cause when an organism dies, the high temperature and moisture cause the dead and decaying organic matter to decompose quickly, है ना, releasing nutrients back into the ecosystem where they are rapidly taken by plants and other organisms. वहां पे वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो वहां पे रिलीज हुए डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से, वो न्यूट्रिएंट्स किसने ले लिए, प्लांट्स ने ले लिए, अदर ऑर्गेनिज्म ने ले लिए, लेकिन सॉइल ने नहीं लिए, वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल को नहीं मिल पाए, ये बात होती है। और यही एक कारण है कि अगर एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जब खत्म हो जाता है या उसे जला दिया जाता है तो फिर से उसी स्टेज पे आने में उसे सालों साल लग जाते हैं, 100 साल लग जाते हैं, क्योंकि उसकी सॉइल क्या होती है, सॉइल न्यूट्रिएंट लेस होती है। यही क्वेश्चन पूछा गया जो मैं बता रहा था, if the tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to the tropical deciduous forest.
अगर ट्रॉपिकल डेसिड्यूज फॉरेस्ट को जला दो, है ना, तो ये क्या करेंगे, ये बहुत ही जल्दी फिर से रीग्रो कर जाएंगे। मान लो यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिड्यूज फॉरेस्ट था, हमने इसे जला दिया, तो ये मान लो हो सकता है 2 साल बाद या 3 साल बाद ये फिर से रीजनरेट कर जाए। लेकिन अगर आप एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को जलाओ, है ना, बड़े बड़े कोने वनों इन्हें अगर जलाओगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसमें रीजनरेट होने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा क्यों? यही वाला आंसर है, द सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। द सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। रेन फॉरेस्ट इज बायोडाइवर्सिटी इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टू अवर वेलबींग एंड द वेलबींग ऑफ अवर प्लैनेट। रेन फॉरेस्ट हेल्प रेगुलेट अवर क्लाइमेट एंड प्रोवाइड अस विद एवरीडे प्रोडक्ट्स। ये क्या बोला? लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम। लीफ लिटर क्या होता है? लीफ का कचरा, ठीक है, लीफ का कचरा जो पेल येलो लीफ हो जाती है ना, जो बेकार लीफ हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रही, वो जो नीचे गिर जाती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लीफ लिटर बोलते हैं। क्या बोल रहा है? लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर। Apart from trees, vegetation is largely composed of plant forms that reach up to the canopy. Canopy आ गया, समझ लिया? Canopy आ गया, समझ ही जाओ किसके बारे में बात कर रहे हैं। Climbing the trees or growing as epiphyte आ गया, climbers आ गया। Rooted on the upper branches, this is most likely the description of। ये किसका डिस्क्रिप्शन है इसमें से? तो किसका डिस्क्रिप्शन है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ये डिस्क्रिप्शन है कि लीफ लिटर क्या रहती है? डिकम्पोज हो जाती है बहुत जल्दी, वो भी हमने देखा। हाई टेम्परेचर और क्या होने की वजह से, हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशन होने की वजह से लीफ लिटर या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन वो जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो फिर से प्लांट सक कर लेते हैं। इसी वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं बचता है, और इसी वजह से अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लियर कर दी जाए एग्रीकल्चर के लिए या फायर से, तो फिर वो जल्दी ही रीजनरेट नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि जल्दी रीजनरेट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट लेस है ना। ये क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं? यही वाला क्वेश्चन सेम अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और उसके लीफ लिटर डिकम्पोजिशन से एक क्वेश्चन आया, ये 2021 में आया था। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये कब आया? ये 2011 में आया था। क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया, है ना। तो ये बायोम से या कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, प्रीवियस ईयर की हेल्प जरूर लो। प्रीवियस ईयर क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर से क्या होगा? प्रीवियस ईयर से वो टॉपिक आपको समझ में आएगा कि क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? 0 डिग्री से 10 डिग्री तक चले जाओ तो कौन से फॉरेस्ट अभी तक हमने पढ़ लिए? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अभी तक हमने पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या है? ये है हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ये अमेज़न के लोलैंड्स में पाया जाता है, इसलिए हम इसे एक और नाम भी देते हैं, लोलैंड्स इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ये नाम भी हम इसे देते हैं। तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपसे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कह देगा, ट्रॉपिकल मॉनसूनल फॉरेस्ट कह देगा, हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कह देगा। आपको समझना है कि ये कौन सा है, 0 से 10 डिग्री वाला ही क्लाइमेट है। फिर हम देखेंगे 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ चलेंगे, और इस कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट हमने माना हुआ है, इधर इसके क्या है? ओशियन, इधर इसके क्या है? ओशियन। और इस कॉन्टिनेंट के हम कौन से मार्जिन पे जाएंगे? ऑन द ईस्ट मार्जिन की हम बात कर रहे हैं। ये वाला मार्जिन कौन सा हो गया? ईस्ट मार्जिन हो गया, है ना। ये वाला कौन सा हो गया? वेस्ट मार्जिन हो गया कॉन्टिनेंट का। तो यही बात हम कर रहे हैं, है ना।
ये वाला हमने पढ़ लिया, ठीक है, 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ वाला। अब हम बढ़ते हैं 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ।